हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था काइनेमेटिक्स और उसको हमने अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि वो जो काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स हैं उसको आपने पसंद करा होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ की, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद हमने मेज़रमेंट्स वाले टॉपिक पे भी ध्यान दिया था, जिसको मैंने कंप्लीट अप्रॉक्स कर ही दिया है, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद हमारी यह कोशिश है कि अब जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होगा वो ठीक ठाक तरीके से रिकॉर्ड होगा। वो इसीलिए चूँकि अगर सिस्टम में चीज़ों को डालेंगे तो बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कमेंट सेक्शन से भी पता चल रहा है कि सर अब काइनेमेटिक्स ख़त्म हो गया, अब डायनेमिक्स आप शुरू करें। तो आप समझ रहे होंगे कि अब क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, डायनेमिक्स। हमने बात कर ली है काइनेमेटिक्स के बारे में, मोशन के बारे में। उसका रीज़न नहीं जानते थे कि बॉडी रेस्ट से जो मोशन में आया वो किसकी वजह से आया, फोर्स लगा कर आया। तो अब हम लोग जो जानने वाले हैं उसके रीज़न के बारे में। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज डायनेमिक्स। आप तो बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़े होंगे डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, तो उन डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। बस यूँ समझें, डायनेमिक्स में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें जो बॉडी जो अपना रेस्ट से मोशन में आया या मोशन से रेस्ट में आया, या बॉडी ने अपने मोशन के कंडीशन को बदला, मोशन के कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आती है उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन। अगर स्पीड बदलना हो, स्लो करना हो, फास्ट करना हो, डायरेक्शन चेंज करना हो, इन सब के लिए हमें एक्सटर्नल एक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फोर्स याद रहे। फिर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले पढ़ेंगे। वैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल एकदम इत्मीनान रहें, एकदम चिंता ना करें कि सेकंड लॉ क्यों शुरू कर रहे हैं। इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं इस तरीके से लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा। पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जानकारी हो जाएगी, तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ और जो फोर्सेस के बारे में वो जानकारी आराम से हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये समझ गए आप, डायनेमिक्स में हम लोग बॉडी जो रेस्ट से मोशन में आया या मोशन के कंडीशन में जो बदलाव आया उसके रीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली फोर्स है। उसके बाद और भी वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, डायनामिक्स। इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखाने वाला, ये एक मोशन का पार्ट है। मोशन को ऑन द होल हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें हमने काइनेमेटिक्स फिनिश कर दिया। अब शुरू करें हम लोग डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया ले लें कि फोर्स क्या है। कहीं पे भी आप जाएं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात क्यों ना करें, अगर एक मॉलिक्यूल है या व्हाटएवर जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप इस कलम की बात करें, इसको छोड़ देंगे तो कहाँ पे गिरेगा बताइए, नीचे की तरफ। दैट इज़ अर्थ ने किस पर फोर्स लगाया, मार्कर पर। इसकी वजह से बॉडी रेस्ट से किस में आ रहा है, मोशन में। वैसे अलग बात है, जितना फोर्स अर्थ इस मार्कर पर लगा रहा है उतना ही फोर्स मार्कर भी अर्थ पर लगा रहा है। लेकिन ये घोटाला क्यों है कि अर्थ की तरफ मार्कर जा रहा है और मार्कर की तरफ अर्थ नहीं आ रहा है। इन घोटालों के बारे में भी हम लोग, घोटाले तो नहीं है, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन एक बात समझ आ गई कि जैसे सूरज सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जिसमें भी आप मानते हैं अभी, उसमें एक फ़ोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी तरह से अर्थ के चारों ओर जो मून है वो चक्कर काटता है, उसमें भी फोर्स लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ तक कि एटम के बारे में डिस्कशन करें, एटम में जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह है। आप चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इस तरीके से अगर हम हवा की बात करें, हवा भी रोकता है, रेसिस्टेंस लगता है, ये भी फ्रिक्शन है। वैसे इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस आपको नज़र आएंगे। लेकिन आप अगर ऐसे ही देखें बड़े तौर पर तो आपको लगेगा दो तरह के फोर्स हैं। एक तो ये है कि अगर इस पेन को छोड़ दें तो अर्थ इसको कांटेक्ट में नहीं, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं, लेकिन ये फोर्स लग रहा है, दैट इज़ ए नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जब फ्रिक्शन की बात करें, या आप यहाँ पे टेबल में कोई चीज़ रख देते हैं, जैसे अर्थ इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन ये जो टेबल है ये नीचे नहीं जाने दे रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और ये तभी लगता है जब टेबल पर हम किताब को या किसी चीज़ को रखते हैं। दैट मीन्स कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आने के बाद लगता है, और कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो बिना कांटेक्ट में आने से लगता है। तो दो तरह के फोर्सेस हो गए, क्या क्या, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स।
छूने और नहीं छूने वाले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो फोर्स की दो बातें हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ छुवन और न छुवन, मतलब छुएं और न छुएं, मतलब बगैर कांटेक्ट का अगर फोर्स लगता है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स लगता है उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सॉरी, एक कांटेक्ट एक नॉन कांटेक्ट, अगर मैंने गलत बात आप समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना, फ्रिक्शन कब एक्टिवेट होता है, जब हम एक बॉडी दूसरे बॉडी में चलने की कोशिश करता है या चलता है। मेरी बात समझ आ रही है? कांटेक्ट फोर्स और दूसरा कौन सा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट में आप जानते होंगे बहुत सारे हैं। एक क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और भी फोर्सेस हैं ETC। ग्रेविटेशनल फोर्स ही छूट रहा है हमारा, बताइए इसमें एक और कौन सा बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मासेस की वजह से लगता है, ये चार्जेस की वजह से लगता है, और ये मैग्नेट की वजह से और चार्जेस के मोशन की वजह से, वो आप बाद में पढ़ेंगे। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? ये दो ही फोर्स हैं वैसे, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर रहती है तो नीचे की तरफ कौन लगा रहा है? अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये जो सरफेस इसको नीचे नहीं जाने देता है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये क्या? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये आगे जा रहा है या इसको हम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन इसको क्या करता है? रोकता है, यहाँ फ्रिक्शन लगता है। तो बताइए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा और फ्रिक्शन लगा, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? कांटेक्ट फोर्स हैं। इसका रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा। तो कांटेक्ट फोर्स में दो बातें हो गई, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। ये तब एक्टिवेट होता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आता है। उसके बाद दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो मासेस की वजह से होता है जिसका यूनिट किलोग्राम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस की वजह से होता है जिसका यूनिट कूलम्ब है, मैग्नेटिक फोर्स ये दो वजह से होता है, या तो चार्जेस के मोशन की वजह से या मैग्नेट की वजह से। वो बाद में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें आप ज़्यादा चिंता न करें। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद आप मस्क्यूलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस हैं, तो ठीक है ना, इस तरह से आप पढ़ेंगे और भी। लेकिन बेसिकली ये सब आप पढ़ लेंगे बाद में भी, इस पर मैं अभी ज़्यादा आपको फोकस नहीं करा रहा हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट की बात करा रहा हूँ। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, साइंटिस्ट्स की, बड़े बड़े लोगों की ये कोशिश रही है कि जो फोर्सेस हैं, अलग अलग तरह के फोर्सेस को न जान के हम सिर्फ एक फोर्स के बारे में जानें जिससे सारे के सारे फोर्सेस उसके अंदर आ जाएं। जैसे ये सारे फोर्सेस को अगर आप देखिएगा तो इसमें दो ही तरह के फोर्सेस आपको नजर आएंगे। कौन कौन? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। आप बाद में समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक हो जाएगा, वही मैग्नेटिक कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो ये सब आप बाद में जानेंगे। अभी आपको याद रखना है, फंडामेंटली देखा गया है जो आपको फोर्सेस नज़र आ रहे हैं, या आप देखेंगे जैसे हम इसको कलम को अगर एक धागा से लटका दें तो धागा में एक टेंशन पैदा होगा, वो जो फोर्स हैं, दीज स्प्रिंग फोर्स हैं, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो दो तरह के फोर्सेस हमको बड़े तौर पर नज़र आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मून और अर्थ के बीच, अर्थ और सन के बीच, गैलेक्सी और सन के बीच, गैलेक्सीज़ के बीच, यूनिवर्स में जितनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके बीच, या छोटे छोटे जैसे दो मार्कर्स हैं, दो मार्कर्स के बीच भी जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन इसका जो फोर्स का वैल्यू है इतना कम इफेक्टिव है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट हमको दिखता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं जिसमें पता चला है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अब तक का जितने सारे फोर्सेस डिस्कवर्ड हैं, अब तक का वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। अब तक कोई ऐसा फोर्स हमें नज़र नहीं आया है जो इससे भी कमज़ोर फोर्स हो। तो हमें अब तक जितनी सारी फोर्सेस हमने डिस्कवर करी हैं उसमें सारे फोर्सेस में सबसे कमज़ोर फोर्स अगर कोई है तो वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? जैसे मैग्नेट है, नीचे एक नेल रखा हुआ है आयरन का, मैग्नेट लेके जाएंगे तो नेल ऊपर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी उस पर लग रहा है लेकिन उस पर डोमिनेट हो गया कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स, अब छोटा सा मैग्नेट में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो आयरन के नेल को ऊपर की तरफ खींच लिया, यहाँ तक कि उस इंस्टेंट में भी अर्थ अपनी तरफ उसको फोर्स लगा रहा है। तो सबसे कमज़ोर फोर्स कौन हमारा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स।
उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे कमज़ोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस की, ये हमेशा आपको याद रख लेना है, अभी बाद में इसको हम लोग और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक होगा बहुत दूर दूर तक लगता है, जो थोड़ा दूर से लेकर बहुत दूर तक, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज, ठीक है, और जो बहुत छोटे से डिस्टेंस में लगता है उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज, ठीक है। अब छोटे से डिस्टेंस में क्या होगा, जैसे एटम में बहुत छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं कुछ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, इसलिए इसका हम शॉर्ट रेंज फोर्स। एक होता है इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्सेज आर न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। उसमें दो तरह का होगा, वीक, एक स्ट्रांग। आपको इतना जानना है, वीक स्ट्रांग, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी स्ट्रांग है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। लॉन्ग रेंज में दो होगा, मैंने बताया, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक बोले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, बाद में समझेंगे आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्जेस की वजह से, ये मास की वजह से, और ये तो शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटे से डिस्टेंसेस के लिए वैलिड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो टोटल जो फंडामेंटल फोर्सेज में अब तक माना गया है उसमें 4 ही फोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस को हटाते हैं तो 2 ही फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप समझ रहे होंगे, यूनिफिकेशन बोलते हैं इसको। ऐसा माना जा रहा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि सारे फोर्सेस को हटा के कोई एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसके बारे में हम लोग खोज रहे हैं। तो खोजने वाले, लेकिन अब तक जो हम घटाते कितने सारे फोर्सेज में आए हैं? लॉन्ग रेंज में 2, कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको टफ लग रहा होगा तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई किसके बारे में? फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। और फोर्स के बारे में आप कुछ समझ पा रहे होंगे। तो फोर्स को और डिटेल समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले कंडीशन ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में? कंडीशन ऑफ मोशन। आप मोशन पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे, मोशन पहले आप अच्छे से स्टडी कर लें। देखिए, जब कोई बॉडी मोशन में होता है वो तो रिलेटिव आप जानते ही होंगे। इसको जानने के लिए आपको मेरा काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। मोशन के कंडीशन में 2 बातें होती है, एक उसका डायरेक्शन और उसमें एक स्पीड होती है कि वो एक सेकंड में कितना चल रही है। तो कंडीशन ऑफ मोशन में 2 बातें होती है, डायरेक्शन और स्पीड, ठीक है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उस इंस्टेंट में उसकी स्पीड कितनी है। इन दोनों को मिला के एक हम लोग टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। लेकिन कंडीशन ऑफ मोशन में जब वेलोसिटी की बात करें हम, तो ये वेलोसिटी के बाद इसमें और एक बात होती है जिससे हमको ये पता चलता है, जैसे अगर आप एक बॉल लें, एक बॉल को हम एक स्पीड में फेंकें और दूसरा एक ट्रक भी उसी स्पीड में आ रही है, बताइए आपको ज़्यादा खतरनाक कौन लगेगा? ऑब्वियसली आपको क्या खतरनाक ज़्यादा लगेगा? ट्रक ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब मास भी एक फैक्टर है। उसके लिए आप जो मैंने सिचुएशन बताया, इससे क्या नई चीज़ आई? इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, या बस मोमेंटम भी बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। बाद में आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, इसलिए लीनियर मोमेंटम मैंने लिखा, लेकिन आपकी किताब में शायद सिर्फ मोमेंटम ही हो। तो लीनियर मोमेंटम में एक बात और आएगी, जो हैवी है कोई बॉडी, या हल्का है या भारी है, उसके लिए हम क्या लेके आते हैं? मास। तो इसमें मास भी आएगा और वेलोसिटी भी। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी में डायरेक्शन है, और यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने वेक्टर के बारे में भी पढ़ा है, उसमें डायरेक्शन होता है और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, वो एक अलग कहानी है। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप लिख लीजिए, इसका सिंबल वैसे पी लिखते हैं, इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोमेंटम का पी सिंबल क्यों है उसके बारे में आपको नहीं, बस सिंबल है पी, सिंबल से कोई मतलब नहीं है। मास को एम से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी से। ये आपका क्या हो गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम में मास और वेलोसिटी आया, और ये कैसी क्वांटिटी होगी? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? बहुत सारे यूनिट निकालेंगे बाद में हम लोग। मास का किलोग्राम, और वेलोसिटी मतलब स्पीड डायरेक्शन के साथ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अक्सर हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं इन लेक्चर्स में, इसमें हम मास को कांस्टेंट रख के बात करेंगे, लेकिन मास कांस्टेंट होगा हमेशा ज़रूरी नहीं है। मैं रॉकेट की कहानी भी बताऊंगा हो सके तो। रॉकेट में क्या होता है, देखिए धुआं निकल, मतलब उसका जो फ्यूल है वो पीछे निकलते जाता है, उसको वो कन्वर्ट होके स्मोक वगैरह में, व्हाटएवर, है ना। तो या गुब्बारा की बात करें, उसमें अगर हवा डाल दें उसके बाद क्या होगा, फिर अगर उसको छोड़ दें तो हवा पीछे निकलते जाएगा, तो मास कम होते जाएगा। तो मास भी वेरी कर सकता है, लेकिन हम लोग जितने सारे सिचुएशन अभी स्टडी करेंगे उसमें मास को कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या बदलेगा बताइए, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में क्या बदल सकती है, स्पीड या डायरेक्शन। तो बॉडी या तो फास्ट होगा या स्लो होगा, या रेस्ट में आएगा मोशन में है तो, या रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। दैट मीन्स मोमेंटम को चेंज करना हो और अगर मास कांस्टेंट हो तो सिर्फ कौन बदलेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बदलने के लिए या तो डायरेक्शन बदलेंगे बॉडी का, या स्पीड बदलेंगे, या दोनों बदलेंगे, तो मोमेंटम बदल जाएगा। तो मोमेंटम बदलेगा तो क्या होगा, उसको बदलने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स का जो टोटल सम है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो समझेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको आप नोट डाउन कर लें। मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट, नथिंग बट मतलब ऐसा बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब वो भी, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इज द वेक्टर क्वांटिटी, द SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप कहेंगे फर्स्ट लॉ कहाँ गायब हो गया। फर्स्ट लॉ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग पहले सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है बाबू सब। तो लिखिए आप टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें दो तरह के फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे आप कार के अंदर आप चले गए, ठीक है, कार के अंदर आप हैं और कार की खिड़की में या कार को आप धक्का मार रहे हैं अंदर से, और कार और आप मिलके खुद एक सिस्टम है, तो आप जो कार पर फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर आप अलग बॉडी मानते हैं अपने आप को, कार को अलग मानते हैं, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ छोड़ा, अर्थ और ये मार्कर एक सिस्टम अगर है, एक ही सिस्टम है, तो अर्थ और पेन के बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर मार्कर को हम अलग ऑब्जेक्ट माने, अर्थ को अलग ऑब्जेक्ट माने, तो अर्थ जो मार्कर पर फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, मार्कर जो अर्थ पर लगा रहा है वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो आप समझ रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करता है हम किस तरह से सिचुएशन ले रहे हैं। अगर सिस्टम में अगर बॉडीज़ आ गए तो बॉडीज़ आपस में जो भी फोर्स अंदर लगाएगा वो इंटरनल फोर्स होगा, लेकिन अगर बॉडीज़ को अलग अलग माने तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ये भी रिलेटिव बात हो गई। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैं फिर कह रहा हूँ, मास को कांस्टेंट लेंगे जनरली। मास क्या लेंगे, कांस्टेंट जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा होगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग अभी कंफर्ट जोन में रहने के लिए मास को कांस्टेंट लेंगे। ये भी याद रखना है कि हम लोग क्लास 8th में हैं, ठीक है, इसीलिए मास को हमने कांस्टेंट लिया। तो ये क्या कहा, इन्होंने कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, किस पर, वो जो ऑब्जेक्ट पर लगेगा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर लगेगा, किसी एक पॉइंट पर लगेगा, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, ये डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। जैसे एक इधर से एक बॉडी है, ठीक है, इधर भी फोर्स लगा रहे, इधर भी लगा रहे, तो इधर कुछ लगा रहे, इधर लगा रहे 10 न्यूटन का, इधर लगा रहे 3 न्यूटन का, तो नेट तो 7 न्यूटन होगा ना इस डायरेक्शन में। इसके बाद ही ये सारे स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें आराम से समझ आएंगी, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे आप ना घबराएं, मैं समझाऊंगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या चेंज होगा जब हम फोर्स लगाते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो जीरो नहीं हुआ तो उसका तो कंडीशन ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आएगा। मैं मास को कांस्टेंट रख के बात किया तो क्या चेंज आएगा, या तो बॉडी की स्पीड बदल जाएगी, या तो स्लो हो जाएगी, या फास्ट हो जाएगी, या डायरेक्शन चेंज कर देगी, या दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या चेंज होगा बताइए, वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब स्पीड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा।
मास को हम चूंकि कांस्टेंट मान है, जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। अब रेट क्यों आया इसके बारे में, रेट ऑफ, आप इतना तो समझ रहे होंगे, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रेट क्यों हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब बताइए, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली मुझे किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ एक्स अगर प्रोपोर्शनल है वाई का, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को अगर हम मान लेते हैं 2 है, तो आप देखिए, इतना तो आप जानते होंगे तभी मैं याद दिला रहा हूँ। जैसे ये 10 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 5, 10 बटे 5 2। अगर ये 20 है तो इसको कितना 10 होना पड़ेगा। ये 30 है तो इसको 15 होना पड़ेगा। ये 20 है तो इसको 40 है तो इसको 20 होना पड़ेगा। तो x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। x और y का रेशियो कांस्टेंट है। जब दो चीज़ों का रेशियो कांस्टेंट हो तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, बट उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, ये तो समझ आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो लीनियर मोमेंटम का चेंज होगा। देखिए चेंज जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि P1 ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, P2 ये है हमारा फाइनल मोमेंटम। देखिए मास कांस्टेंट होगा जनरली, हमेशा कांस्टेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हम मास को कांस्टेंट लेके बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताएं, मास इनटू वेलोसिटी 1 मान लेते हैं। वेक्टर होगा तो डायरेक्शन भी देंगे, अभी उसको छोड़ रहे हैं, हमें याद रखना है ना, हम लोग क्लास 8 में है ना। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी 2। ये फाइनल मोमेंटम तो फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हुआ, मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन मास को हम क्या माने, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताइए, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग डेल्टा पी लिखते हैं इस तरह से। चेंज के लिए हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिसमें मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं हम लोग, चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं। ये होगा फाइनल P2 माइनस P1। आप खुद सोचिए, आप अगर अभी 20 किलोग्राम के हैं, 30 किलोग्राम के हैं और खा पी के मोटा ताज़ा हो गए और आप 35 किलोग्राम को हो गए, 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम हुए तो चेंज कितना हुआ, 35 माइनस 30 5 किलोग्राम। तो फाइनल P2 है, इनिशियल P1 है, तो P2 माइनस P1 वही चेंज होगा। तो P2 माइनस P1 लिख लेंगे, उसके बाद इसको और भी चेंज कर सकते हैं, V2 माइनस V1, या M कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1। फिर मैं कह रहा हूँ मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग उसको कांस्टेंट मान के बात कर रहे हैं। लेकिन P1 से P2 होने में टाइम टेकन मान लेते T लगा। अब बताइए, जितने कम समय में परिवर्तन लाना है, अब गाड़ी में, अब अगर अचानक हमको उसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही है। तो टाइम जितना कम लगेगा उतना ज़्यादा हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी भी चेंज को कम से कम समय के लिए करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में अगर चेंज करना है तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो मान लेते हैं टाइम टेकन कितना हुआ, T नहीं, T1 से T2, यहाँ टाइम T1 था, T2 था, T2 माइनस T1 हुआ, कितना हुआ, टाइम टेकन T2 माइनस T1, जिसको हम डेल्टा T लिखते हैं। अब बस समझें कि कुछ समय लगा, जैसे 10 सेकंड एक टाइमर में था, अब वो 15 सेकंड हो गया, तो 15 माइनस 10 5 सेकंड हुआ ना, तो टाइम कितना हुआ, डेल्टा T लगा। कुछ भी टाइम लगा तो डेल्टा T टाइम लगा, कितना लगा, डेल्टा T टाइम लगा। मोमेंटम चेंज कितना हुआ, डेल्टा P। तो डेल्टा T टाइम टेकन में मोमेंटम का बदलाव डेल्टा P हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना होगा, डेल्टा P बटे डेल्टा T। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रॉकल्म। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बताइए, जितना कम समय होगा उतना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा, नीचे जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा वैल्यू। तो टाइम को हम लोग नीचे लिखेंगे, क्योंकि कम से कम टाइम में अगर बदलाव लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स में तो एक बात होगी, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो क्या होगा, मास को अगर कांस्टेंट माने तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज होगा, स्पीड डायरेक्शन चेंज होगा। अगर कम से कम टाइम में चेंज करना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए टाइम भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो ये हुआ आपका डेल P बटे डेल T।
तो ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए उतार लिए होंगे। अब बताइए इसको अगर हम लिखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स F, इसको हमने F मान लिया, ये प्रोपोर्शनल किसका हो गया, डेल P बटे डेल T। ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी कोई पूछे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसको हम प्रोसीड करेंगे कि ये इम्प्लाई करेगा, आप नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे ही लिख दे रहा हूँ कि फोर्स और अभी बताए किसका रेशियो, डेल P बटे डेल T का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने क्या लिखा कि इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ F बराबर कांस्टेंट के डेल P बटे डेल T। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, K का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, आप चिंता न करें, बाद में समझेंगे। K का वैल्यू ऐसा मान लें कि हम नया कुछ टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए K का वैल्यू हम 1 लिए, उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। तो F कितना हो जाएगा, डेल P बटे डेल T। तो ये हो गया आपका फोर्स का फार्मूला, डेल P बटे डेल T। ये लॉ है, वैसे ये भी लॉ है, कांस्टेंट 1 है, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 है। तो फोर्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम टेकन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब क्या होगा, अगर हम इसमें लिखें फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल P बटे डेल T आया। अब डेल P क्या हुआ, अभी हमने किया था मास को कांस्टेंट रख के बात किए थे, m v2 माइनस v1 बटे डेल्टा T। तो v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या है, डेल्टा T। अब बताइए डेल्टा T टाइम में डेल्टा V वेलोसिटी चेंज हुआ तो यूनिट टाइम में कितना होगा, डेल्टा V बटे डेल्टा T। इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फार्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का फार्मूला है, और जो शुरू में हमने जाना ये क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको फोर्स, यहाँ वेक्टर दें तो एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रहे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए आप। डन। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बता रहे हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया बताइए, अगर एक साथ देखें तो फोर्स आया चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फार्मूला के लिए भी इस्तेमाल होगा। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ऐसे कर देंगे, डेल F इंटू डेल्टा T। उसी तरीके से फोर्स का जो फार्मूला आया वो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों इस्तेमाल होगा। तो फोर्स को अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अगर ऐसा यूनिट जाने तो मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। अब इसमें जो न्यूटन में n स्मॉल है याद रहे, और सिंबल इसका कैपिटल N है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने करी। अब इस पे बहुत सारी बातें करने को हैं जो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो बैलेंस्ड फोर्स होगा, नॉन ज़ीरो पुट करेंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में वो डिस्कस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी जितनी सारी बातें हमने जानी उस पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इतना उतार लीजिए आप। तो अगर पूछा जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग, मतलब वो तो हमने एक डेफिनेशन दे ही दिया, लेकिन उससे हमने क्या निकाला, उससे फोर्स का हमने फार्मूला निकाला। लेकिन फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन में घोटाला है। वो घोटाला ये है कि मास को हम कांस्टेंट माने हैं, वरना ये फिर वैलिड नहीं है।
ठीक है। तो मास को कांस्टेंट मानते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है। याद रहे ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास का बॉडी का, सेंटर ऑफ मास क्या भला है वो अभी नहीं जानना आपको, आपके लिए चिंता का विषय हो जाएगा। आपको जितनी सारी बातें मैंने यहाँ पे कही उतना मोर देन इनफ है, इतना आप पचा लें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप समझ पाए तो। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो हमें नहीं करना क्योंकि फर्स्ट लॉ हमने अभी करा ही नहीं। आप सोचेंगे फर्स्ट लॉ क्यों नहीं करा, सोचिए। सेकंड नंबर, अब मास ऑफ द बॉडी इज, देखिए अब फोर्स की बात जब कर ही दिए तो आप इतना जाना है मास और वेट में भी हमको डिफरेंस जानना है आगे। वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। वेट क्या है, अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से, वेट क्या है बताइए, अगर वेट हम लिखें व्हाट इज़ वेट, वेट को लिख लें, वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसको उस बॉडी का वेट कहते हैं। तो वेट इज़ नथिंग बट अ फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स। और अगर हम मास की बात करें, मास क्या है, मास का यूनिट अगर हम बोलें, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेट की बात करें अगर ये फोर्स है तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन। मास क्या है बताइए, मास का यूनिट किलोग्राम है और ये स्केलर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में बताता है, ये चेंज नहीं होता है नॉर्मली। ये बाद की बात है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चेंज भी होता है, लेकिन अभी नॉर्मल केस में मास बदलता नहीं है। लेकिन वेट बदलेगा अगर अर्थ कहीं ज़्यादा किसी बॉडी को, उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, कहीं कम अट्रैक्ट करेगी तो कम वहाँ वेट होगा। तो वेट बदल सकता है लेकिन मास बदलेगा नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मास भी बदल सकता है, स्पेशल केस में आपको वो सारी चीज़ें जाननी नहीं है क्योंकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, वो बाद में जानेंगे। तो मास और वेट में अगर डिफरेंस की बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। वेट एक फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेट, जितने फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो मास कैसी क्वांटिटी, मास ऑफ अ बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज इट्स वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेट का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है मास ऑफ अ बॉडी इज, मास ऑफ अ बॉडी इज scalar quantity whereas its weight is a, अब बताइए मास कैसी क्वांटिटी है, मास, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखूं तो थोड़ा बेटर लगेगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक फोर्स है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, शायद मैं उसमें बढ़िया से कराया हूँ, नहीं कराया हूँ तो आप तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिखी हुई चीज़ें, मतलब वहाँ पे खुला है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोमेंटम, बताइए अब मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये सब क्वेश्चन आपको करना है, मैं लिख दे रहा हूँ। मोमेंटम इज नथिंग बट, नहीं लिखना है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम को आप डिफाइन कर देंगे आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इज द फिजिकल क्वांटिटी, अब कौन है फिजिकल क्वांटिटी, किसको कहते हैं, अब मेजरमेंट में आप पढ़े होंगे, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस, और ये ठीक है, ये क्वेश्चन बेटर होगा, कहाँ जान लेना, ये क्वेश्चन बेटर होगा, वैसे ये एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन तब भी मैं यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, अभी तो हमने कराया ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब तो बन ही रहा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is proportional to, of a body is
प्रोपोर्शनल टू। अब क्या होगा बताइए, वैसे एक्सटर्नल फोर्स लिखना ज़्यादा बेटर है, लेकिन फोर्स का मतलब यहाँ पे आपको मान लेना है कि एक्सटर्नल फोर्स ही है, ठीक है। ये इसके प्रोपोर्शनल या ये उसके प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 क्वेश्चन। डिफाइन न्यूटन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए न्यूटन को डिफाइन करते हैं। न्यूटन मतलब जो आदमी है, इंसान है, उनको डिफाइन नहीं करना है, न्यूटन को डिफाइन करना है। तो न्यूटन कैसे डिफाइन होगा, आप बताइए। फोर्स का क्या फार्मूला है बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास को कांस्टेंट रख के हम बात करें, मास कितना ले बताइए 1 किलोग्राम, और अगर 1 किलोग्राम मास पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें जो चेंज आया वेलोसिटी का, वो कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड चेंज आया। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, 1 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी में बदलाव आया वो 1 मीटर पर सेकंड का बदलाव आया। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलेंगे हम, न्यूटन। तो 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना पड़े तो आपको बोलना पड़ेगा कि यदि हम एक बॉडी पर जिसका मास 1 किलोग्राम हो, उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो 1 न्यूटन का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ यूँ है, व्हेन द मास ऑफ अ बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट, when mass is constant, its acceleration is directly proportional to, its acceleration is directly proportional to, इसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बाद में, to the dash acting on it। क्या कांस्टेंट है बताइए, फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या जाना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है तो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो मास है, और मास ही तो कांस्टेंट है ना, दैट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एक्सेलरेशन का, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का। तो फोर्स आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको मिटा देता हूँ। डन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 seconds to change its velocity. The change in its momentum. The change in its momentum. अब बताइए मोमेंटम का चेंज कितना होगा। अब अगर इसको मैं देखूं, सबसे पहले मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, F बराबर डेल पी बटे डेल टी, ठीक है। तो डेल पी चाहिए चेंज इन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम अलग बात है और मोमेंटम का चेंज अलग चीज़ है। जैसे कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो चल रहा है, अगर वो 15 मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो अब उसका चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड का। तो स्पीड का होना अलग है, स्पीड का चेंज होना अलग है, ठीक है। तो ये चाहिए हमें, फोर्स कितना लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन, और डेल्टा टी कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम का चेंज कितना आया 10 न्यूटन सेकंड, या 10 न्यूटन सेकंड को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें, न्यूटन क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड कैंसिल, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम का आपका यूनिट हुआ और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी। जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही मोमेंटम के चेंज का भी यूनिट होगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। 11 हो गया। अब 14 नंबर देखते हैं। चलिए 14 एक अच्छा क्वेश्चन है। डन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन्स, 1 न्यूटन बराबर कितना
डायन्स। डायन होता है बेसिकली CGS यूनिट ऑफ, ये मैं बता दूं आपको, ये क्या है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अब बताइए ये है किलोग्राम, ये न्यूटन क्या है बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। अब इसको चेंज करना है डायन में, तो 1 न्यूटन बेसिकली क्या है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ 1 2 3 4 5 डायन। तो 1 न्यूटन में एक आधाई सैकड़ा हज़ार 1 लाख डायन होता है, या 1 न्यूटन बराबर 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 डायन्स। डायन इज़ नथिंग बट द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके बच्चे, उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इतना टाइम्स 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट्स, तो यही होगा 10 पे पावर 5, 1 लाख टाइम्स होगा। उसी को अलग तरीके से लिखा है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। 25 हो गया। अब 31, डिराइव फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मैंने करा दिया, ठीक है। 31 भी हो गया। 33 करा देते हैं, चलिए डन। आपके पास बुक हो तो बेटर है, मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ यूं कि एन एम्प्टी ट्रक ऑफ मास 1000 किलोग्राम, एक एम्प्टी ट्रक है जिसका मास 1000 किलोग्राम है, इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर में। इट इज़ लोडेड विथ 500 किलोग्राम मटेरियल, लोडेड 500 किलोग्राम मटेरियल ऑन इट्स वे एंड अगेन मूव्स विद द सेम स्पीड, अगेन विथ सेम स्पीड। विल द मोमेंटम ऑफ द ट्रक रिमेन सेम आफ्टर लोडिंग। अब बताइए, इसमें बोला है कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, पहले मास तो 1000 किलोग्राम था। आपको पता है ना कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए, पहले अभी डायरेक्शन हम नहीं चेंज कर रहे, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम बात है। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो नहीं बदला, मतलब स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, स्पीड नहीं बदला, लेकिन चूंकि मास बदल गया, 1000 किलोग्राम था, अब 500 एक्स्ट्रा आ गया, 1500 किलोग्राम हो गया, तो मोमेंटम बदला। तो विल द मोमेंटम ऑफ द ट्रक रिमेन द सेम आफ्टर लोडिंग? नो। आंसर क्या होगा, सेम नहीं रहेगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा अब 1000 प्लस 500 कितना, 1500 किलोग्राम, और कितना किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 1000 मीटर बटे 1 घंटा कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 गुना 60 सेकंड, तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम गुना 36 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 दूना 36, 15 दूना 30, 3000 गुना 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज़ 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम जो हुआ लोड करने के बाद वो कितना हो गया, 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 जब हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 34, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ द बॉडी, ये मैंने करा दिया। 35, ये क्या कह रहा है, इसको उतार लीजिए आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ रेलवे वैगन ऑफ मास 1000 किलोग्राम is pulled with a force of 10,000 न्यूटन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है बाबू, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बटे मास। फोर्स कितना है, 10,000 न्यूटन, और मास है
1000 किलोग्राम, 3 0 कैंसिल, 10 न्यूटन पर किलोग्राम इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का एक और यूनिट हो गया न्यूटन पर किलोग्राम। तो 10 न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे किलोग्राम, कैंसिल हो गया तो आएगा तो वही ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक और यूनिट आपने जान लिया एक्सेलरेशन का, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। क्वेश्चन 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के बाद, यहाँ पे तो मैंने 35 नोट ही नहीं किया था, कोई बात नहीं। अब लेवल के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए लेवल में अगर सबसे पहले की बात करें, इसमें ट्रू और फॉल्स की बात है, इतना उतार लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया हमारा। अब लेवल में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, वैसे अभी उसको कंपटीशन विंग नाम से जाना जाता है। ऑल मैकेनिकल फोर्सेज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज, बिल्कुल सही है, इस मैं कुछ लिखाने वाला नहीं हूँ। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर, अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन मोशन। कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है ना, लग रहा है एक बॉडी पर। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, मास डबल्ड विद द फोर्स रिमेनिंग सेम। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मास को डबल कर दिया गया बट फोर्स को सेम रख दिया गया। इट्स एक्सेलरेशन ऑल्सो डबल्स, एक्सेलरेशन ऑल्सो डबल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू या फॉल्स, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, फोर्स का फार्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब फोर्स को सेम रखे, मास डबल कर दिया गया तो 2m कर दिया गया। एक्सेलरेशन नहीं पता, इसको एक्सेलरेशन डैश मान लेते हैं। फोर्स सेम है मतलब ये दोनों सेम है। मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर 2m इंटू एक्सेलरेशन डैश, मास मास कैंसिल तो हो जाएगा एक्सेलरेशन बटे 2 बराबर एक्सेलरेशन डैश। तो जो नया वाला जो एक्सेलरेशन है वो आधा हो गया ना। आप खुद समझें, मास डबल कर दिया, अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और उस गाड़ी पे हम फोर्स उतना ही लगा रहे थे जितना लगा रहे हैं अभी हैं, जितना भी लगा रहे उतना जितना लगा रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं लाए। लेकिन उसमें अगर वज़न हमने डबल कर दिया, मास डबल कर दिया, आप खुद बताएं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी को चेंज में बदलाव, जो वेलोसिटी का बदलाव है उसमें कमी आ जाएगी ना। समझे? इतना उतारिए आप। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। तो ये क्वेश्चन था जो सेकंड नंबर हमने करा, ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। ये ट्रू है, इस पर हमको चिंता नहीं करनी। 13 नंबर, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये सब भी नहीं करना मुझे। 14, अ कार चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 km/h to 50 km/h, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार। अब खुद बोलिए स्पीड कैसे चेंज हुआ होगा? फोर्स तो अप्लाई करे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 कौन सा नंबर है? 19, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। बिल्कुल मोशन से एसोसिएटेड है, क्योंकि मोशन की बात ना करेंगे वेलोसिटी में, वेलोसिटी में मोशन की बात होती है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। बिल्कुल सही है। वेक्टर क्वांटिटी, ऑल ऑफ द अबव, सारा का सारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 25, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सही है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये भी सही है, चूंकि आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल पी बटे डेल टी। तो डेल पी क्या हो जाएगा बताइए? फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही चेंज इन मोमेंटम। तो दो फार्मूला हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सारा का सारा सही है। क्या गलत है? फोर्स ऑन टाइम, ओ सॉरी, ये चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चाहिए ना, ये चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला है। तो गलत क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट है वो चेंज इन मोमेंटम देता है, मोमेंटम नहीं देता, इसका ख्याल रखें। तो रॉन्ग वही है। 25 हो गया। नेक्स्ट हमको क्या जाना है? 31, फटाफट करते हैं। 31 में क्या बोला है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस इज, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन देन फोर्स इज, अब जब ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, और वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसको रोकता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब बताइए
35 द रेट एट विच द मोमेंट ऑफ बॉडी इन द मोशन चेंजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। 36 द कांस्टेंट फोर्स, 36 इसको बनाना है। चलिए फटाफट हो रहा है, क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, फोर्स 100 न्यूटन का है और फोर्स कांस्टेंट में 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ 8 सेकंड तक लग रहा है फॉर चेंजिंग इट्स मोमेंट। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, चेंज इन मोमेंटम मांगा है अभी तो हमने बताया, बराबर डेल पी बटे डेल टी। तो डेल पी कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल टी। फोर्स कितना है 100 न्यूटन और चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल टी कितना है 8 सेकेंड, दैट इज 800 न्यूटन सेकेंड या 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो 36 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 36 के बाद कहाँ जाना है, 58 में सीधे। चलिए कर ही लेते हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन है वैसे ये, तो आप चिंता ना करें, मैं तो कर ही दे रहा हूँ। आपके पास बुक है तो बेटर है, नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, इतना उतार नहीं सकता मैं। 58 में क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एट रेस्ट, किस में है, रेस्ट में है। इफ़ इट मूव्स 36 मीटर इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, 36 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। तो क्या मांगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मांगा है, फोर्स कितना होगा। तो बताइए, एस बराबर आपको पता है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रुका हुआ था, अब 36 मीटर फर्स्ट 6 सेकंड में चल रहा है, तो एस कितना है 36 मीटर। अब स्ट्रेट लाइन मानेंगे, पलटी नहीं मानेंगे, ये सब तो जानते ही हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट में था, टाइम कितना 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम कितना 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 बराबर, ये तो 0, ए 6 जगह 36 बटे 2 18 ए, तो ए हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स का क्या फार्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बताइए 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 गुना 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 न्यूटन। तो 58 का ये आंसर है। नेक्स्ट हमें जाना है 61। डन, चलिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कार चेंजेस स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, चेंज होके कितना हो गया टू 50 किलोमीटर पर आवर। मास कितना दिया हुआ है, ये 3600 किलोग्राम, कितना सेकंड 5 सेकंड में। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा वो मांगा है। अभी तो हमने बताया ना, मास को कांस्टेंट ही लेना है, चूँकि ये बदल नहीं रहा लिखा हुआ है। तो एम वी माइनस क्या हो जाएगा, डेल पी बटे डेल टी, यही था ना, ये क्या होगा एम V2 माइनस एम V1 बटे डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा आप खुद बोलें, m तो कांस्टेंट, m तो क्या हो जाएगा, ये V2 कितना 50 माइनस 20, ये किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 5 सेकंड, और ये आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। तो मास कितना है बताइए, मास है आपका 3600 किलोग्राम गुना 30 किलोमीटर पर आवर बटे 5 सेकंड। चेंज करना होगा इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये 5 7 720 किलोग्राम बटे सेकंड गुना 30 गुना 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। कर ही देता हूँ, 18 चौक 72, 40, 4 तिया 1200, 12 पंजे 60, 4 तिया 1200 गुना 5, 12 पंजे 60, 6000 न्यूटन। देख लीजिएगा करके, बहुत इजी है। 61 हो गया। 62 टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड 3F एंड 2F व्हेन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बाद में हम सीखेंगे। ठीक है, आपको इतना जानना नहीं है अभी। एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, दो फोर्सेज लेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट लेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वो तो बहुत ही डिफरेंट है, तो आप जानेंगे। तो दोनों ही 3F लग रहा है और 2F लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड हो जाएगा फोर्स, और नया जो फोर्स आ रहा है वो 25 न्यूटन है दोनों मिलके। ठीक है, तो बोला है F कितना होगा, सिंपल सी बात है, 3F 2F कितना होगा, 5F बराबर 25 न्यूटन, दैट इज़ F कितना होगा 5 न्यूटन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो दूसरे लेक्चर में हम करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा समझ आया, फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक के हिसाब से ही मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर फीडबैक देंगे, और मैं जानने की वहाँ कोशिश करूँगा कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, आपको प्रॉब्लम हुआ, कोई इश्यूज़ आया तो वहाँ पे ज़रूर लिखें। वहाँ लिखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि मैं आगे करूँ या न करूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे आप करने देंगे या नहीं करने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।